नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के तमाम उन प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। सामान्यतः हमने इन प्रश्नों को कई खंडों में विभाजित किया है, जैसे इतिहास खंड, भूगोल खंड, अर्थव्यवस्था का खंड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड, ताकि आप इन्हें ठीक तरीके से समझ सके और किस प्रकार से यूपीएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर अपनी वर्ष 2025 की परीक्षा को क्वालिफाई करने की रणनीति भी बना सके, बेहतर रणनीति बना सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। जहां पर प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो जाती है वहां पर हम एक खंड को कई भागों में विभाजित कर रहे हैं। जैसे भूगोल से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी तो हमने इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया है। भूगोल का एक पार्ट, पहला पार्ट आपके सामने आ चुका है। आज हम दूसरे पार्ट की आपके साथ बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं जो यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है पिछले 6 वर्षों में। जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? यह वर्ष 2024 का प्रश्न है। आपके सामने कथन क्या दिया गया है, कौन सा कथन है? पहला कथन है यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। दूसरा कथन है ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो। ऑप्शन सी है एक और दो दोनों। ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। पहले दिया है कि यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है और दूसरा दिया है ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिक है। चलिए इसकी व्याख्या के माध्यम से इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः आप इसके उत्तर को इस प्रकार से भी जान सकते हैं, पहले उत्तर भी जान सकते हैं या पहले व्याख्या भी कर सकते हैं। इसमें दूसरा कथन गलत दिया है और पहला सही दिया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जल वाष्प जो है, आप जानते हैं कि जल का कैसा रूप है? गैसीय रूप है। पृथ्वी की सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि पृथ्वी लगातार क्या करती रहती है? सूर्य तप प्राप्त करती रहती है, यानी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती रहती है और जिससे जल क्या है, उसका वाष्पोत्सर्जन होता रहता है और जल वाष्प इकट्ठी होती रहती है वायुमंडल में। तो ये बहुत प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की जल वाष्प का 99% हिस्सा क्षोभमंडल में होता है, यानी जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल उसको कहते हैं, और क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर अलग अलग होती है। सामान्यतः विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है क्षोभमंडल की। इसके ऊपर समताप मंडल होता है। तो इसका जो जलवाष्प का 99% हिस्सा है वो क्षोभमंडल में होता है और ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से घटती है। अतः कथन एक सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे सूर्य तप की सबसे ज्यादा मात्रा कहां पर प्राप्त होती है? पृथ्वी पर, निचले पृथ्वी से टकराती है और जो जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से ऊपर जाता है। तो ये पूरी जो घटना है वो क्षोभमंडल में ही मुख्यतः घटती है और इसलिए 99% जो जल वाष्प का है वो क्षोभमंडल में ही स्थित होता है। जल वाष्प की सांद्रता यानी उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी अगर अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तर से दक्षिण के साथ बदलती रहती है। इसकी मात्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ऊपर सबसे अधिक यानी लगभग 3% तक होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर इसकी मात्रा में कमी आती जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिखा गया था कि ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, जबकि जो विषुवत रेखा का आसपास का क्षेत्र होता है वहां पर इसका प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही सामान्यतः सूर्य तप को सबसे ज्यादा प्राप्त भी करता है, तो वहीं पर इसकी मात्रा भी सबसे ज्यादा देखने में आती है। और इस प्रकार से क्वेश्चन जो हमारा पहला है उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? यह वर्ष 2024 में प्रश्न पूछा गया। आपके सामने जो कथन है वो इस प्रकार से है। पहला कथन है यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। दूसरा कथन है यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। तो कोरियोलिस बल किस प्रकार का बल है? एक इमेजिनरी फोर्स है
जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगती है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगती है तो ये अलग अलग उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में पवन को विक्षेपित भी करती है। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें यहाँ पर जो दोनों कथन दिए हैं, दोनों ही कथन सही हैं और आप व्याख्या देख सकते हैं। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आपका कोरियलिस बल होता है वो डिफ्लेक्शन करता है, इस प्रकार से हवाओं की दिशा में इस प्रकार से डिफ्लेक्शन कर देता है, यानी दाहिने ओर डिफ्लेक्शन कर देता है। और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे और आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो ये लेफ्ट की तरफ आप देख सकते हैं डिफ्लेक्शन कर देता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है और एक इमेजिनरी फोर्स है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जिसको हम कोरियलिस बल के नाम से जानते हैं। जो कोरियलिस बल का नाम है, इसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ और इंजीनियर गैस्पार्ड गुस्ताव डी कोरियलिस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पहली बार इसका गणितीय वर्णन किया था। यह उत्तरी गोलार्ध में पवन को दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है, लेफ्ट में मोड़ देता है। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज का वेग ज्यादा होगा तो ये फिर बल भी उतनी ही तेजी से काम करेगा और इसलिए विक्षेपण भी पवनों में ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। कोरियलिस बल जो है वो अक्षांशों के कोण के समानुपात में बढ़ता है। यह बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर अनुपस्थित होता है, लगभग आप ये कहते हैं होता ही नहीं। इस प्रकार से कथन दो भी यहां सही हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आपकी आईएएस प्रीलिम्स 2025 की सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए हमने हमारा जो लाइव ऑनलाइन कोर्स है, आप इससे जुड़ सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पर ये उपलब्ध है। इसकी खास विशेषताएं क्या है? खास विशेषताएं क्या है? इसमें आपको 400 प्लस घंटों की कक्षाएं दी जाएंगी, असीमित बार देखने की इन्हें सुविधा होगी और इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ। और ये हिंदी माध्यम से जुड़ा हुआ है। आप इसके लिए 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए इसके लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? ये वर्ष 2024 का प्रश्न है और आपके सामने जो 4 चीजें दी हैं, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक वृत्त, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 3 और 4 या 2 और 4। आपसे पूछा गया है 21 जून, तो आप उत्तर अयनांत की स्थिति को अगर जाने, आप जानते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, ये आप जानते हैं। उत्तर अयनांत आप यहां पर देख सकते हैं, ये 21 जून की उत्तर अयनांत की स्थिति है और यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो उत्तरी गोलार्ध है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये किसकी तरफ झुका हुआ है? सूर्य की तरफ झुका हुआ है, यानी सूर्य की जो ऊष्मा है, सूर्य की किरणें हैं, वो ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध पर ही केंद्रित रहती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर इस दौरान सीधे पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा जो है वो भी ज्यादा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछे रूप में पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ ज्यादा झुका होता है, आप देख सकते हैं ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, तो ये सूर्य तप को ज्यादा प्राप्त कर रहा है, भले ही किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हों उसकी स्थिति के कारण। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तर अयनांत यानी 21 जून के दौरान भूमध्य रेखा से जितना अधिक उत्तर की ओर बढ़ा जाएगा उतना ही अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है और इस प्रकार से आप देखेंगे चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ये सभी स्थितियां विपरीत होती हैं, वहां सर्दी होती है, रातें दिन से बड़ी होती हैं और पृथ्वी की इस स्थिति को उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। आप भी ये भी जानते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? 21 जून का माना जाता है।
और सामान्यतः क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कर्क रेखा है उस पर सूर्य की रेखाएं लगभग सीधी पड़ती हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी में कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 2 और 4, यानी कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव। और आपसे पूछा गया है कि किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, क्योंकि इस दौरान उत्तर अयान के दौरान जो उत्तरी ध्रुव है उसका झुकाव सूर्य की तरफ होता है। तो ये आसान ही प्रश्न है और एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो सामान्यतः इस प्रश्न का हल कर देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वृत्त तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं। वामन तारे किस के लिए यूज हुआ? बौने तारों के लिए, छोटे तारों के लिए यूज हुआ है। वामन तारों यानी छोटे तारों की तुलना में बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन क्या है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी ऑप्शन है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। चलिए इसके भी उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः इसमें अगर आप इसके उत्तर को देखेंगे, अगर आप इसमें ऑप्शन को देखेंगे, इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो पहला कथन दिया है कि वृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि वामन तारे अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं और उसके कारण की हम आपके सामने व्याख्या करेंगे। जबकि जब ये दूसरा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि वामन तारों की तुलना में वृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है, ये आप कह सकते हैं कि कथन बिल्कुल सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। वृहद तारों का जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना से लेकर कितने गुना होता है? 100 गुना तक होता है। इन तारों में वामन तारों की तुलना में यानी छोटे तारों की तुलना में अधिक गर्म और सघन क्रोड होता है, यानी इनका जो तापमान होता है क्रोड का वो ज्यादा होता है, दाब भी ज्यादा होता है और वो सघन क्षेत्र होता है। इसलिए वृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है जो तारों को ज्यादातर चमकीला बनाती है, उसको दीप्तिमान बना देती है। इस प्रकार से कथन 2 सही हो जाता है। अपने बड़े आकार के बावजूद विशाल तारों का जो जीवन काल होता है वो कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने उच्च द्रव्यमान, तीव्र आंतरिक दबाव के कारण छोटे तारों की तुलना में अपने ईंधन हाइड्रोजन को बहुत तेजी से जलाते हैं। यानी अगर उनमें उच्च नाभिकीय अभिक्रियाएं होंगी तो जो इनका ईंधन है, ईंधन के रूप में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, उसका वो तेजी से इस्तेमाल करते हैं। जबकि छोटे तारों यानी वामन तारों में ये प्रक्रिया नहीं होती, उनमें धीरे धीरे आप कह सकते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं एक वृहद तारों की अपेक्षा। और इस प्रकार से कथन 1 सही नहीं होता और विकल्प डी इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड यहाँ पर दिए हैं और इनका वर्णन किया गया है। यहाँ पर 3 प्रकार के पिंड दिए गए हैं, सेफीड, निहारिकाएं और पल्सर। और इनके सामने दिया है, सेफीड के सामने है अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। ये वर्ष 2023 का प्रश्न है। अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल सेफीड के सामने लिखा है। निहारिकाओं के सामने लिखा है तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। और पल्सर के सामने लिखा है न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाते हैं। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको यह बताना है कि कितने सही, यानी इनकी संख्या के आधार पर बताना है। और इसमें केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और हम इसकी व्याख्या को जानने का प्रयास करते हैं। सेफिड्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और सेफिड्स क्या होते हैं? इनको सेफिड्स वेरिएबल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे तारे होते हैं जो समय समय पर तीव्र और मंद रूप से प्रकाशित होते हैं और इस विशेषता के कारण इन्हें लाखों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांडीय मानदंड यानी कॉस्मिक यार्डस्टिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि यहां कथन 1 में दिया है अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। ऐसा नहीं है, बल्कि ये सेफिड वेरिएबल्स होते हैं, तीव्र और मंद रूप में प्रकाशित होते रहते हैं। कॉस्मिक यार्डस्टिक्स के रूप में इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सेफिड्स होते हैं ये एक निश्चित दर से चमकते और फिर इनकी जो चमक है वो धीमी होती है और फिर एक निश्चित दर से फिर ये चमक गाढ़ी हो जाती है, यानी चमक बढ़ जाती है। तो ये आप कह सकते हैं समय समय पर तीव्र
और मंद रूप से प्रकाशित होते हैं। और जैसे इनका जो ये चरण है कि ये तेजी से चमक रहे हैं, फिर ये मंद रूप में चमकते हैं और फिर ये तेजी से चमकते हैं, तो ये अपने आप में निश्चित दर से होता रहता है। मान लिया ये जो प्रक्रिया है इनकी 10 दिन में घटित होती है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से, साथ ही पृथ्वी से, अगर हम इन्हें पृथ्वी से इनका निरीक्षण करते हैं तो जो पास के तारे हैं वो चमकीले दिखाई देते हैं और जो दूर के तारे हैं वो कम चमकीले दिखाई देते हैं। इनके इस निश्चित गुण के आधार पर वैज्ञानिक आकाशीय पिंडों की दूरी, साथ ही गैलेक्सियों की आपसी दूरी के बारे में भी, जो अलग अलग पिंड है उनकी दूरी के बारे में, गैलेक्सीज की आपसी दूरी के बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। एक ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनकी दूरी आपस में कितनी है, इसलिए इनका कॉस्मिक यार्डस्टिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं न्याहारिकाओं के बारे में बात करें। न्याहारिका का तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। ये अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार से ऑप्शन को बदला गया है। एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला। कुछ न्याहारिकाएं एक से अधिक नेबुला, एक मृत तारे के विस्फोट से निकली गैस और धूल के माध्यम से बनते हैं, जैसे कि सुपरनोवा। सुपरनोवा का मतलब क्या है? जब किसी तारे में बहुत बड़ा विस्फोट होता है, उस घटना को हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। इस प्रकार से कथन 2 भी सही नहीं है। और ये है पल्सर, इसको पल्सर के नाम से जानते हैं। पल्सर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाला, तेजी से घूमने वाला, आप देख रहे हैं किस प्रकार से तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है। और पल्सर एक विशाल तारे का ईंधन खत्म होने, अपने ही वजन के नीचे ढहने या सुपरनोवा के रूप में विस्फोट होने का परिणाम है। इस प्रकार से कथन 3 सही हो जाता है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, यदि कोई मुख्य सौर तूफान, सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव हो सकते हैं? वर्ष 2022 का प्रश्न है। 7 प्रभाव यहां पर दिए गए हैं और दिया गया है कि कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आप ये देखिए कि अगर सौर तूफान, यानी जिसको हम सोलर फ्लेयर के रूप में जानते हैं, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पैक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज है तो वो प्रभावित होगी, अन्य चीजें प्रभावित नहीं होंगी। 7 चीजें कौन कौन सी हैं? जीपीएस और दिक् संचालन यानी नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। आप जानते हैं कि ये वो सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होती हैं। जितने भी हमारे उपग्रह हैं या जितनी भी हमारी संचार प्रणालियां हैं, तो ये प्रभावित हो जाएगा। विश्वतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। सुनामी से इसका कोई मतलब नहीं है, सुनामी एकदम कट जाएगा। आप अगर इस प्रश्न को अगर ये जानते हैं तो 2 ऑप्शन यहां भी है, यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, एकदम आपको उत्तर मिल जाएगा। आपको और चीजें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको ठीक तरीके से सीखनी है। अगर आप सामान्य चीजें भी जानते हैं, बड़ा प्रश्न है और मुश्किल भी लग रहा है लेकिन आसान प्रश्न है, आप देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ही उसका प्रभाव होगा। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, निश्चित रूप से हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां, ऑरोराज घटित हो सकते हैं, घटित होते हैं। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां, यानी जो वन अग्नि की घटनाएं होती हैं, जंगलों में आग लगती है, घटित हो सकती है। इसका उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इसका कोई मतलब नहीं है। तो 5 क्या हो जाएगा? 5 भी निकल जाएगा। उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। आपको बताया उपग्रह और संचार प्रणालियां ही मुख्यतः से प्रभावित होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से भी ऑप्शन सी, आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि 1-2 ऑप्शन से ही आपका काम बन जाएगा। इसकी व्याख्या ये यहीं पर दी गई है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? यह वर्ष 2022 का प्रश्न है। जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा या जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। पखवाड़े का मतलब क्या होता है? पखवाड़ा सामान्यतः 14 दिन का होता है और एक महीने में कितने पखवाड़े होते हैं? 2 पखवाड़े होते हैं। तो पहला हाफ, पहला पखवाड़ा, सेकंड हाफ, दूसरा पखवाड़ा। और वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 जून का है। 21 जून का है। ये कौन सा कब पड़ता है? जून महीने के दूसरे पखवाड़े में। सामान्य सा ये प्रश्न है और इसका उत्तर भी यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ष 2021 का प्रश्न है। तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश
सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, और ऑप्शन डी है प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान रहते हैं। तो प्रकाश वर्ष में मापे जाने का मुख्य कारण यही है खगोलीय दूरियां, क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो सदैव एक समान रहती है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज की दूरी मापने का प्रयास करते रहते हैं तो हमें एक रूपता की, एक समानता की आवश्यकता पड़ती है। और क्योंकि खगोलीय पिंडों की दूरी हम किलोमीटर या माइल्स में नहीं माप सकते, उसमें तो गिनती करना बहुत ही एक दुरूह कार्य हो जाएगा, इसलिए हम एक ऐसी चीज के माध्यम से मापने का प्रयास करते हैं जिसकी गणना हम कर सके। और प्रकाश वर्ष एक सही गणना बैठता है, और प्रकाश वर्ष जो है वो सदैव एक समान, प्रकाश की जो गति रहती है वो एक समान रहती है, स्पीड एक समान रहती है, इसलिए खगोलीय दूरियां उसमें मापी जाती हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की माप है, और एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश की किरण एक पृथ्वी वर्ष में तय करती है। प्रकाश का जो लगभग आप कह सकते हैं यात्रा करता है, स्पीड जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है प्रकाश, और यह गति पूरे ब्रह्मांड में हमेशा एक समान रहती है। आइंस्टीन के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक चीज निरपेक्ष है, वो है प्रकाश की गति, बाकी सब कुछ सापेक्ष है। और इसलिए प्रकाश की गति का प्रयोग ब्रह्मांडीय पिंडों की दूरी मापने के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाता है। आगे के प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि ISGS फाउंडेशन कोर्स की तैयारी लाइव ऑनलाइन करवाने के लिए हमारे पास आपके लिए एक और सुविधा उपलब्ध है। अगर आप लाइव ऑनलाइन फॉर्म में ISGS फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, या आप 8750187501 पर भी कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स के मुख्य फीचर होंगे 1200 प्लस घंटों की कक्षाएं, इन्हें असीमित बार देखने की सुविधा और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो इससे भी आप निश्चित रूप से जुड़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, ज्वल खंडाश्मी पायरोक्लास्टी मलबा। दूसरा है राख और धूल। ऑप्शन तीसरा है नाइट्रोजन यौगिक। चौथा है सल्फर यौगिक। उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद है? वर्ष 2024 का प्रश्न है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। सामान्यतः आप देखेंगे कि सभी चीजें अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ये उद्गार के अंतर्गत आ जाती हैं। किस प्रकार से आती हैं, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार है, आपने देखा होगा निश्चित रूप से टेलीविजन पर। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान उत्सर्जित गैस अणुओं में से 99% जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। शेष 1% में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और अन्य छोटी गैसों की अल्प मात्रा होती है। ज्वालामुखी प्रत्यक्ष तौर पर नाइट्रोजन को निष्कर्षित नहीं करते हैं। उद्गार के दौरान होने वाली जो तीव्र गतिविधि है उससे आकाशीय विद्युत गिरने की संभावना हो सकती है। ये आकाशीय विद्युत वायु में नाइट्रोजन अणुओं को विघटित कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन परमाणु अन्य तत्वों के साथ मिलकर उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार से यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बाकी का जो उद्गार है, उद्गार में प्रत्यक्ष तौर पर आता है, लेकिन जो नाइट्रोजन के यौगिक है वो अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं, और विकल्प डी इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्षेत्र दिए हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिए हैं और पर्वत का प्रकार दिया है। क्षेत्र दिए हैं मध्य एशिया, सामने है वोस्जेस पर्वत और पर्वत का प्रकार है वलित पर्वत। दूसरा है यूरोप की आल्प्स भ्रंशोत पर्वत और पर्वत का प्रकार ब्लॉक पर्वत। उत्तर अमेरिका के सामने अपलेशियन पर्वत और पर्वत का प्रकार वलित पर्वत। दक्षिण अमेरिका के सामने एंडीज पर्वत, पर्वत का प्रकार वलित पर्वत। यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है। इसमें केवल 2 पंक्तियां सही सुमेलित है, तीसरी और चौथी क्यों है, चलिए उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2024 का ही प्रश्न है, इसकी व्याख्या के आधार पर हम इसे देखेंगे। यहाँ पूछा गया है कि कितनी पंक्तियां प्रचलित है, तो 2 पंक्तियां यहाँ पर प्रचलित है। भ्रंशोत पर्वत का जो निर्माण है ये तब होता है जब कोई बड़ा भूभाग विघटित होता है तथा विघटित भूभाग ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। तो कब होता है भ्रंशोत पर्वत का निर्माण? जब कोई बड़ा भूभाग विघटित होता है तथा विघटित भाग ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ये कोई पर्वत है और इसका जो ये वाला हिस्सा है ये अगर नीचे की तरफ चला जाए तो ऊपर ये इसके बराबर के हिस्से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है
ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड या होर्स्ट के नाम से जाना जाता है और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणी भ्रंश के नाम से जाना जाता है। यूरोप, मध्य एशिया नहीं, यूरोप में राइन घाटी और वोशियस पर्वत ऐसी प्रणालियों के उदाहरण हैं और इस प्रकार से कथन एक सुमेलित नहीं है। हिमालय पर्वत और यूरोप में आप्स उबड़ खाबड़ उच्चावच तथा ऊंची शंक्वाकार चोटियों वाले युवा वलित पर्वत हैं। युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन और रूस में यूराल पर्वत गोलाकार आकृति वाले तथा कम ऊंचाई वाले होते हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं और युग्म 3 सही है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ विस्तृत है। यहाँ नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे की ओर बढ़ रही है। एंडीज ज्यादातर दक्षिण अमेरिकी प्लेट की चट्टानों से वलित हुए हैं। युग्म 4 सही सुमेलित है। आपको बताया था कि 3 और 4 उसमें सही सुमेलित है। केवल 2 युग्म सही सुमेलित है, उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और वलित पर्वत और दक्षिण अमेरिका एंडीज और वलित पर्वत। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 2023 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यतप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यतप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। दूसरा है, अवरक्त किरणें सूर्यतप के लगभग 2/3 भाग है। तीसरा है, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में समकेंद्रित जल वाष्प द्वारा वृहद रूप में अवशोषित होती हैं। और चौथा है, अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि अवरक्त तरंगों को अगर आप जान जाएं तो निचले वायुमंडल में समकेंद्रित जल वाष्प द्वारा वृहद रूप में अवशोषित होती हैं। इसको ठीक से समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन क्यों सही होगा। क्योंकि आप जानते हैं, मान लिया पृथ्वी है, लगातार सूर्य तप प्राप्त करती रहती है और ये लघु तरंगे होती जो सूर्य की तरफ से आती हैं, सौर विकिरण आती है और पृथ्वी से इस प्रकार से परावर्तित होती हैं। अब इनकी जो धैर्य तरंग दैर्घ्य होती है वो कैसी होती? लघु तरंगे नहीं होती। इनकी जो लघु तरंगे ये नहीं होती हैं, बल्कि इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो बड़ा होता है और ये इस प्रकार से परावर्तित होती हैं। अगर वायुमंडल में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं या जल वाष्प है, इनको क्या करती है? अवशोषित करती है और बहुत बड़ी मात्रा में अवशोषित करती है। इसलिए ये माना जाता है कि जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल में बढ़ाएंगे तो उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों की विशेषता होती है कि वे इन परावर्तित किरणों को अवशोषित कर लेती है। साथ ही जल वाष्प की भी ये ताकत है कि वो इनको अवशोषित कर लेती है और इसलिए जल वाष्प भी आप कह सकते हैं, हालांकि एक नेचुरल फिनोमेना है जल वाष्प का बनना, लेकिन उसके बावजूद भी वो जलवायु परिवर्तन की घटना में एक प्रकार से योगदान करती है। यही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। वर्ष 2024 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगमी यानी इनकमिंग है, पार्थिव विकिरण यानी पृथ्वी द्वारा जो परावर्तित होती हैं सौर विकिरण, जिनको अवरक्त किरणों के नाम से भी आप संबोधित करते हैं, आगमी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। तो पार्थिव विकिरण की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। ये यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं, ये दिया है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगमी यानी इनकमिंग जो सौर विकिरण है उससे वायुमंडल अधिक गर्म होता है। अभी आपको बताया था कि जो अवशोषण होता है वो पार्थिव विकिरणों पर ज्यादा होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है, जलवाष्प के द्वारा भी होता है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण भी होता है। इस प्रकार से कथन 1 गलत हो जाता है और कथन 1 सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अभी आपके सामने इसकी व्याख्या भी की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 का ही प्रश्न है। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। दूसरा है, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
ऑप्शन ए है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। ऑप्शन डी है कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि ये दोनों कथन सही है। और सौरमंडल की ऊंचाई जो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है उसका कारण यही है क्योंकि इक्वेटर का जो हिस्सा है या आप कह सकते हैं कि जो सूर्य तप प्राप्त करने वाला प्रमुख हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कर्क रेखा से लेकर के दक्षिण में मकर रेखा तक है। विषुवत रेखा पर बहुत बड़ी मात्रा में सूर्य तप की प्राप्ति होती है जिससे संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है जो कि सौरमंडल की ऊंचाई को बढ़ा देता है। और इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में भी देखेंगे कि जो सौरमंडल की ऊंचाई है पोलर क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्रों में ये कम होती है। इसकी ऊंचाई के बारे में हमने पहले प्रश्न के बारे में डिस्कस किया था, पहले प्रश्न में डिस्कस किया था। और जबकि जो विषुवतीय क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, वहां पर आप देख सकते हैं कि सौरमंडल की जो ऊंचाई है वो ज्यादा होती है। सामान्यतः यहाँ पर पोलर क्षेत्र में 8 किलोमीटर और जो विषुवतीय क्षेत्र होता है वहां पर 18 किलोमीटर तक सौरमंडल की ऊंचाई होती है। ये आप और साथ ही विंटर में भी आप देख सकते हैं कि विंटर में भी इसकी मोटाई में एक फर्क आप देख सकते हैं। अगर आप पोलर क्षेत्र में देखें तो विंटर में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सर्दी का मौसम होता है वहां पर सौरमंडल की ऊंचाई आपको विंटर के मौसम में कम देखने को मिलेगी और समर के मौसम में इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी क्योंकि संवहनीय धाराओं की स्थिति भी बढ़ जाएगी सूर्य तप को प्राप्त करने के अंतर्गत। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों यानी आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही है या है। वर्ष 2024 का प्रश्न है, समतापी रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष है समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। दूसरा है शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपोहा ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है। गल्फ स्ट्रीम के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल नहीं उष्ण बनाती है। अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा पता है तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर आपको एक क्लू मिल गया है ऑप्शन 2 को गलत कहने का, जबकि ऑप्शन ए इसमें सही है। उत्तर इसका केवल एक होगा। समताप रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी दिए गए समय पर या किसी दी गई अवधि में समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ती है। इन रेखाओं का उपयोग मौसम विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान में भौगोलिक प्रदेशों में तापमान वितरण का आकलन करने के लिए किया जाता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागरीय क्षेत्रों के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीपीय क्षेत्रों के ऊपर दक्षिण की ओर विचलन करती हैं। ऐसा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में देखा जा सकता है। कथन एक सही है। उष्ण महासागरीय धाराओं जैसे गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपोहा ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्या करती है, उष्ण करती है। ऑप्शन में शीतल दिया है। इस प्रकार से कथन 2 सही नहीं है। भूमि पर तापमान तेजी से कम हो जाता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर विचलन करती हैं। कथन एक सही है। अगला प्रश्न वर्ष 2024 का ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। चट्टानों का जो लगातार विखंडन होता रहता है, अपक्षय होता रहता है, क्षय होती रहती है वो, उसका एक कारण वर्षा है। दूसरा कथन है वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। तीसरा ऑप्शन है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। आपको विशेष तौर से याद रखना है कि कोई भी चीज अगर किसी चीज को अम्लीय बनाती है तो वो किसी चीज के क्षय में, चट्टानों के क्षय में एक प्रकार से योगदान दे सकती है। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कोई भी घोल अगर किसी चीज को अम्लीय बनाता है तो वो चट्टानों को अपेक्षय करेगा। और यहाँ पर वर्षा जल के साथ मिलकर के वर्षा जल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जल को अगर आप अम्लीय बनाती हैं तो वो चट्टानों का अपक्षय में योगदान देगी। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। यही ऑप्शन इसमें सही होगा। और बाकी भी ऑप्शन दिए हैं कथन 2 और कथन 3
दोनों सही हैं, किंतु इनमें से केवल एक, कथन एक की व्याख्या करता है। कथन दो और कथन तीन में से केवल एक सही है तथा वह कथन एक की व्याख्या करता है। न तो कथन दो और न ही कथन तीन सही है। तो इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शैले प्रचुर वर्षा और गर्म तापमान के संपर्क में आते हैं, जो ठंडे शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाली समान शैलों की तुलना में बहुत तेजी से क्या होती है, अपक्षयित होती है, यानी उनका विघटन बहुत तेजी से होता है। इस प्रकार से कथन एक सही है। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में वियोजित हो जाती है, जिससे यह थोड़ा अम्लीय हो जाता है। अभी आपको क्या बताया था, कोई भी चीज अगर अम्ल होने में योगदान देती है तो वो चट्टानों के अपक्ष में योगदान कर देगी, उनके विघटन में योगदान कर देगी। सामान्यतः वर्षा का जो पीएच होता है वो लगभग 5.6 होता है या थोड़ा अम्लीय होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें वियोजित होकर दुर्बल कार्बनिक अम्ल बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिलेगी तो वो कार्बनिक अम्ल बनाती है, और इस प्रकार से कथन दो इसमें सही हो जाएगा। जब वर्षा का जल शैल में विद्यमान खनिजों के संपर्क में आता है तो अभिक्रिया हो सकती है, जिससे अपक्षय होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच है वो सामान्य तौर पर 4.2 से 4.4 के बीच होता है। ऑक्सीजन वर्षा जल से प्राप्त होने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यह वियोजित ऑक्सीजन जल के अणु में विद्यमान ऑक्सीजन के समान नहीं है। वायुमंडल के संपर्क के कारण सभी वर्षा जल और सतही आपूर्ति में वियोजित ऑक्सीजन विद्यमान होती है। कथन दो तीन इसमें सही हो जाते हैं, क्योंकि वो भी वर्षा जल को अम्लीय बनाने में योगदान देती है। वर्षा जल में आमतौर पर सभी प्रकार के विलियत ठोस पदार्थ नहीं होते, लेकिन इसमें विलियत गैसें जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होती हैं, जिसके कारण होते हैं, जिसका कारण इसका पीएच का मान जो है वो लगभग 5.5 या उससे कम होता है। और इन सब से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कथन दो और कथन तीन दोनों सही हैं और कथन एक की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। वर्ष 2024 के एक और प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। पहला है तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। दूसरा है वर्ष भर वर्षण होता है। तीसरा है वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? विषुवतीय जलवायु, चीन प्रकार जलवायु, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। ये सारी समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु के उदाहरण हैं। चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से है। जो समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे। उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये एनसीईआरटी में सारे क्षेत्र दिए हैं। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष्ण होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसके अलावा वार्षिक और दैनिक जो तापांतर होता है वो कम होता है, कम पाया जाता है। वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन ये सर्दियों में अधिक होती है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। विकल्प डी इसमें सही हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक क्षेत्र आपके सामने दिए, जो जलवायु मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट के ये सारे क्षेत्र आपके सामने दिए हुए। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास यानी टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान का जो अंतर है उसे यहाँ विपर्यास लिखा है, शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। कथन दो है जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। उपर्युक्त कथनों में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। दूसरा है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। चौथा है कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। चलिए इसकी भी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कथन एक गलत हो जाता है और कथन दो इसमें यहाँ सही हो जाता है, और इसकी व्याख्या के माध्यम से आप समझ जाएंगे। महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान का अंतर वास्तव में गर्मियों की तुलना में सर्दियों के दौरान अधिक होता है। वहां पर उल्टा लिखा हुआ है। सर्दियों में भूमि महासागरों की तुलना में बहुत तेजी से
और अधिक हद तक ठंडी हो जाती है, जिससे तापमान में बड़ा अंतर होता है। ये इसके उल्टा दिया है स्टेटमेंट में। गर्मियों में हालांकि भूमि तेजी से गर्म होती है, लेकिन भूमि और समुद्र के बीच तापमान का जो अंतर है वो आमतौर पर सर्दियों की तुलना में कम होता है। इस प्रकार से कथन एक गलत हो जाता है। विशिष्ट ऊष्मा को आप किस प्रकार से संबोधित करेंगे? विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है किसी पदार्थ का गुण जो किसी पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा के अवशोषित या अस्वीकृत होने पर पदार्थ के तापमान में परिवर्तन को निर्धारित करता है। इससे आप लगा सकते हैं कि जो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जल में भूपृष्ठ की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक ऊष्मा क्षमता होती है। जो जल में भूपृष्ठ की तुलना में, यानी जो सतह का भाग होता है, पृथ्वी का सतह का भाग होता है, उसके अपेक्षा जल में लगभग 4 गुना अधिक ऊष्मा क्षमता होती है। यानी जल के तापमान को बढ़ने हेतु बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जल का तापमान परिवर्तन जो है वो बहुत धीमी गति से होता है, और जो कि इसके विशिष्ट ऊष्मा के गुण को प्रदर्शित करता है, और इस प्रकार से कथन 2 यहां पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड, पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? वर्ष 2022 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। दूसरा है, यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। तीसरा ऑप्शन है, यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। चौथा है, यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। यह अपने आप में एक इंटरनेशनल मरीन जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएमओ, उसका अंतरराष्ट्रीय कोड है, ताकि जहाजों के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और व्याख्या यही है कि ध्रुवीय जल में संचालित जहाजों के लिए इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन का अंतरराष्ट्रीय कोड है ध्रुवीय कोड, जो कि समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसको सोलास के नाम से जानते हैं, और जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसको मार्पोल के नाम से जानते हैं, दोनों के तहत अनिवार्य है। अगर हम ध्रुवीय कोड की बात करें तो इसमें डिजाइन निर्माण उपकरण, परिचालन, प्रशिक्षण, खोज और बचाव तथा 2 ध्रुवों के आसपास के दुर्गम जल में चलने वाले जहाजों के लिए प्रासंगिक पर्यावरण संरक्षण मामलों की पूरी श्रृंखला इसके अंतर्गत शामिल है। ये कोड 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ था। वर्ष 2021 का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। दूसरा है, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यस्से सही है या है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। चलिए इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, और इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को हम जांचने का प्रयास करेंगे। और इसकी जो ऑप्शन इसमें सी सही उत्तर होगा, यानी यहां पर दोनों कथन सही दिए हैं। पहला कथन ये दिया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो उसके प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उग्र होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? ये विषुवत रेखा है पृथ्वी की 0 डिग्री की। ये यहाँ पर 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। तो व्यापारिक पवनें किस प्रकार से चलती है? आप देख सकते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार से व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये व्यापारिक पवनें क्या करती हैं कि समुद्री क्षेत्रों के गर्म पानी को पूर्वी क्षेत्रों से पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ ले जाती हैं, और उस क्षेत्र के जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं उनको क्या कर देती है? गर्म कर देती है। यहाँ पर आप देखा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो व्यापारिक पवन है उसके प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, क्योंकि ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये पूर्वी खंड से गर्म जल को पश्चिमी खंड की तरफ ले जाती है। इसी प्रकार से अगर हम शीतोष्ण क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पर जो पश्चिमी पवनें चलती हैं, शीतोष्ण क्षेत्र ये आ गए 66.5 डिग्री, और ये दक्षिण में 66.5 डिग्री, और इसके बीच का क्षेत्र क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसमें पवनें क्या इस प्रकार से चलती हैं, आपने देखा होगा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। यहाँ पर पश्चिमी पवनें क्या करती हैं? पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती हैं, क्योंकि ये यहाँ से
समुद्र के गर्म पानी को इस तरफ ले जाती है, पश्चिम की तरफ चलाती है, तो इनका जो प्रभाव होता है ये बिल्कुल उल्टा होता है। और यहां पर इस प्रकार से दोनों कथन सही दिए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेघाच्छादित, मेघ से आच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? वर्ष 2019 का प्रश्न है। भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा है पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन सी है मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। और ऑप्शन डी है बादल बहते हुए पवन को भूमितल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं ऑप्शन बी इसमें सही होगा। और क्यों होगा इसकी व्याख्या यह है कि ओस का जो निर्माण है, ड्यू का जो निर्माण है, वो इन परिस्थितियों में होता है। कौन कौन सी परिस्थितियों में होता है? जब आकाश साफ हो, हवा शांत हो, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी हो, ठंडी और लंबी रातें हो, औशांक बिंदु यानी जो ड्यू पॉइंट है वो हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर का हो। मेघाच्छित जो मेघ से आच्छादित रात है उसमें ओस की बूंदें नहीं बनती, क्योंकि जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वो भूमि से जाने वाली विकिरण के मार्ग में अवरोधक बनते हैं। मेघाच्छादन के कारण पृथ्वी की जो विकिरण है उसको बादलों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, जिससे वायु और सतह गर्म बने रहते हैं। और इसके कारण जो दैनिक तापांतर है, दैनिक ताप में जो अंतर है, वो कम होने की वजह से ओस का निर्माण नहीं हो पाता है। एक और महत्वपूर्ण सूचना है अंत में आपके लिए, और यह जुड़ी हुई है आईएएस प्रीलिम्स की जीएस सामान्य अध्ययन प्लस सीसेट ऑनलाइन कोर्स से। तो दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस प्रीलिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स है आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन और सीसेट का ऑनलाइन का आपकी पूरी तैयारी को कराने के लिए लाया गया है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें 500 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। इनको असीमित बार देखने की सुविधा है। इसमें 30 निःशुल्क टेस्ट होंगे जो जीएस और सीसेट दोनों से संबंधित होंगे। दृष्टि लर्निंग ऐप पर ये उपलब्ध है। इस प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपकी सामान्य अध्ययन और सीसेट की तैयारी को ऑनलाइन इसके माध्यम से करवाया जाएगा, हिंदी माध्यम से ही संबंधित है। इस कोर्स का भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये भूगोल का पार्ट 2 था, जिसमें हमने वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करी। फिर से एक भूगोल के तीसरे पार्ट को ला करके हम आपके सामने अलग अलग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।